हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 30 का, जो है हम लोगों का महान व्यक्तित्व कक्षा 7 का। तो आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जैसा कि देख सकते हैं कि यही हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। आज इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस कहानी से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का असली नाम धनपत राय था। जो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, उनका असली नाम जो था वो धनपत राय था। उनका जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लहमी गांव में हुआ था। उनका जन्म 1880 ईस्वी में किस गांव में? तो लहमी नामक गांव में हुआ था। यह बहुत ही मोस्ट है, आप सभी लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि उनका जन्म जो सन 1880 ईस्वी में हुआ था और उनके गांव का नाम था लहमी और उनका असली नाम था धनपत राय। तो चलिए आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। इनके जो पिताजी थे उनका नाम अजायब राय था और इनकी जो माता जी थी उनका नाम आनंदी देवी था। तो चलिए आगे देखते हैं। अजायब राय डाक खाने में क्लर्क थे और केवल 20 रुपये मासिक वेतन पाते थे। उनके पिताजी जो थे वो डाक में क्लर्क थे। उनका मासिक वेतन जो था वो 20 रुपये था। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। धनपत राय को पास के गांव के लिए मौलवी साहब के मदरसे में उर्दू फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। जो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, उनको मौलवी साहब के मदरसे में उर्दू फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। ठीक है। जब प्रेमचंद्र 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। जब मुंशी प्रेमचंद्र जी यानी कि धनपत राय जी 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता जी का देहांत हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। माता जी की मृत्यु के बाद पिताजी जो थे उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। प्रेमचंद्र का नाम हाई स्कूल में लिखाया गया। पिता का तबादला एक जगह से दूसरी जगह होता रहता था। इससे प्रेमचंद्र को नई नई जगहें तो देखने को मिलती थीं, पर जमकर पढ़ाई लिखाई के लिए समय नहीं मिल पाता था। उनका जो पिताजी काम करते थे जिसमें उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मतलब भेज दिया जाता था, जिससे प्रेमचंद्र भी उनके साथ ही जाते थे। लेकिन प्रेमचंद्र को नई नई जगह तो देखने को मिलती थी, लेकिन वह अपना मतलब कि जमकर पढ़ाई नहीं कर पाते थे। जब वह 13 वर्ष के थे तब उनके पिता का तबादला गोरखपुर हो गया। जब वह यानी कि वह कौन? तो प्रेमचंद्र जी। जब प्रेमचंद्र जी 13 वर्ष के थे तब उनका पिताजी थे उनका तबादला गोरखपुर में हो गया। वहाँ उनका परिचय एक पुस्तक विक्रेता से हो गया। संपर्क बढ़ाने से प्रेमचंद्र नियमित रूप से उनकी दुकान पर जाने लगे। दुकान से प्रेमचंद्र को पढ़ने के लिए किस्म कहानियाँ की पुस्तकें मिल जाती थीं। वो जहाँ रहते थे वहाँ पे उन्होंने एक संपर्क बना लिया था
एक पुस्तक विक्रेता से, और वहाँ वो प्रतिदिन जाते थे और वहाँ की जो कहानी की पुस्तकें थी जो किस्म किस्म के थी वो उन्हें पढ़ते थे, वो उनका अध्ययन करते थे। और चलिए आगे देखते हैं। वे पुस्तकें पढ़ने लगे। इस प्रकार अध्ययन के प्रति उनकी रुचि बढ़ी, यानी कि जब वो पढ़ने लगे कहानियाँ तो वो पढ़ाई में रुचि करने लगे, यानी मन लगाने लगे। और उन्हें उर्दू के श्रेष्ठ उपन्यासकारों को लगभग वे सभी पुस्तकें पढ़ डाली जो उस दुकान में उपलब्ध थी। मतलब कि यह जो उस दुकान में जितनी भी पुस्तकें थीं लगभग उन्होंने सारी पुस्तकें पढ़ ली। इसी समय उन्होंने पुराणों के उर्दू अनुवाद और तिलिस्म होशरुबा के सब भी कई भाग पढ़ डाले। उनका मन कथा शिल्प के पूरी तरह डूब चुका था और इस प्रकार उनकी जिंदगी का रास्ता भी बदल रहा था। जब प्रेमचंद्र केवल 15 वर्ष के थे और कक्षा 9 में पढ़ते थे तभी उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया था। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेमचंद्र का विवाह कब हुआ, तो जब वो कक्षा 9 में पढ़ते थे तभी उनका विवाह कर दिया गया। उनकी इच्छा थी कि वे एमए पास करके वकील बने, और जो हमारे प्रेमचंद्र जी थे उनका यह इच्छा था कि वो पढ़ लिख कर यानी एमए पास करके वह वकील बने। पर विवाह के एक वर्ष बाद ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब विवाह हुआ और 1 वर्ष हुआ तो उनके पिताजी का मृत्यु हो गया। फिर तो परिवार का पूरा भार प्रेमचंद्र के कंधे पर आ पड़ा, और परिवार का पूरा जो भार था उनके पिता के मृत्यु के बाद प्रेमचंद्र के सिर पर आ पड़ गया। प्रेमचंद्र ने इस विषय परिस्थिति में भी हार नहीं मानी, और जो यह विषम परिस्थिति था उन्होंने इसमें भी हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। और उन्होंने अपनी पढ़ाई को शुरू ही रखा, बंद नहीं किया। वे अपने गांव से 5 मील दूर वाराणसी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाते थे। वहां से 2 ट्यूशन पढ़ाकर वे लौटते थे। उन्हें 5 रुपए मिलते थे। इसी से घर और पढ़ाई का खर्च चलाते थे। वो वाराणसी के क्वींस कॉलेज में जब पढ़ने जाते थे तो वहाँ पे 2 ट्यूशन पढ़ाते थे और उस ट्यूशन में उन्हें 5 रुपए मिलते थे। तो वो उस 5 रुपए से अपने घर का खर्च और पढ़ाई अपनी पूरी करते थे। मैट्रिक परीक्षा में वे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अतः क्वींस कॉलेज में प्रवेश लेने का इरादा छोड़ दिया, क्योंकि क्वींस कॉलेज में केवल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की ही फीस माफ की जाती थी। यानी कि वे जब मैट्रिक की परीक्षा दिए तो उसमें उन्होंने द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया था, यानी पास हुए थे, लेकिन वे क्वींस कॉलेज में प्रवेश लेने का इरादा छोड़ दिए, क्योंकि क्वींस कॉलेज में वैसे ही बच्चों का एडमिशन होता था कि जो केवल प्रथम श्रेणी में पास हुए हों, और उनका माफ भी होता था। लेकिन अगर वो द्वितीय श्रेणी में थे इसीलिए उनका फीस माफ नहीं होता। अर्थात भाव के कारण एक दिन प्रेमचंद्र अपनी गणित की पुस्तक बेचने के एक दुकान पर गए। संयोग से वहां एक छोटे सी स्कूल के हेडमास्टर से उनकी भेंट हो गई। हेडमास्टर जी ने जब प्रेमचंद्र की यह दिन दशा देखी तो उन्हें उन पर बड़ी दया आई और उन्होंने प्रेमचंद्र को 18 रुपये मासिक पर अपने स्कूल का अध्यापक बना दिया।
नौकरी पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, यानी कि नौकरी पाकर उन्हें बहुत खुशी हुई। किसको? तो प्रेमचंद्र को। आगे देखते हैं। वाराणसी से लगभग 60 किलोमीटर दूर चुनार जाकर उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। प्रेमचंद्र अपना सारा समय अध्ययन में व्यतीत करते थे। कुछ समय बाद क्वींस कॉलेज वाराणसी के अंग्रेज प्रधानाचार्य बेकन साहब ने कृपा करके प्रेमचंद्र को सरकारी स्कूल का अध्यापक बना दिया। अनेक विद्यालयों में अध्यापन कार्य करने के बाद वे सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हो गए। इस समय तक वे उर्दू में कहानियाँ लिखना आरंभ कर चुके थे और उनकी रचनाएं जमाना पत्र के भी प्रकाशित होने लगी थीं। उन्होंने इंटर और बीए की परीक्षा भी पास कर ली थी। सरकारी सेवा के नियमों का पालन प्रेमचंद्र बड़ी निष्ठा से करते थे। जब वे दौरे पर जाते तो भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं करते थे और अध्यापकों की किसी प्रकार की सेवा स्वीकार नहीं करते थे। अपने क्षेत्र के अध्यापकों के बीच वे बहुत लोकप्रिय थे। जब वे देश में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो हिंदी के कवियों और लेखकों पर भी स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव पड़ा। उनकी रचनाओं में देश प्रेम की भावना व्यक्त होने लगी। प्रेमचंद्र ने भी देश प्रेम की कहानियाँ लिखी। ये अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीति के विरुद्ध भी लिखा करते थे। प्रेमचंद्र की इस प्रकार की कहानियों का संग्रह सोजे वतन सन 1909 में प्रकाशित हुआ। उनकी ये रचनाएं नवाबराय के नाम से छपती थीं। सोजे वतन ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। लेखक को पता लगाने में 6 महीने लग गए। अंत में हमीरपुर के जिला अधिकारी ने उन्हें अपना कार्यालय में बुलाया। जब प्रेमचंद्र जिला अधिकारी के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पुस्तक सोज वतन जिला अधिकारी के सामने रखी हुई है। पूछने पर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पुस्तक उन्हीं की लिखी हुई है। उन्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, पर सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर ली गई। इस समय तक प्रेमचंद्र उर्दू के सम्मानित लेखक बन गए थे। इस घटना के बाद वे प्रेमचंद्र के नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद्र सामाजिक कुरीतियों, अर्थहीन रूढ़ियों, परंपराओं और अंधविश्वासों का विरोध करते थे। उन्होंने बाल विवाह के विरोध में और विधवा विवाह के पक्ष में भी अपनी आवाज़ बुलंद की। उर्दू के अपने एक उपन्यास में, जो बाद में प्रेमा नाम से हिंदी में छपा था, उन्होंने बाल विधवाओं के सुने, नीरस और दुखद जीवन की समस्याओं का उठाया। इस उपन्यासों में नायक एक विधवा से ही विवाह कर लेते हैं। बाद में प्रेमचंद्र ने सेवा सदन उपन्यास लिखा और दहेज की समस्या का विशद विवेचना किया। प्रेमचंद्र केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि जो कुछ भी वे कहते थे वे उसे स्वयं
के दिखाते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वयं एक कुलीन परिवार की विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। उनका यह वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहा। बंगाल विभाजन और उसके विरुद्ध चलाए गए आंदोलन, गुप्त क्रांतिकारी संगठनों, रूस की क्रांति, जलियांवाला बाग की घटना और 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का प्रेमचंद के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रेमचंद ने अन्याय का विरोध करने का निश्चय किया। उस समय वे गोरखपुर में विद्यालय निरीक्षक थे। गांधी जी के आह्वान पर प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वे कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में अध्यापक हो गए। आर्थिक संकट में तो वे जीवन भर रहे, पर नौकरी छोड़ने के बाद उनकी कठिनाइयां और भी बढ़ गई थीं। लखनऊ जाकर वे मर्यादा और माधुरी पत्रिकाओं का संपादन करने लगे। इस बीच इन्होंने बहुत सी कहानियां और उपन्यास लिखे। कहानियां पत्र पत्रिकाओं में छपी थीं, जिसके कई संग्रह भी प्रकाशित हुए, किंतु लेखन कार्य से उन्हें इतना ही नहीं मिलता था कि उनकी गृहस्थी सुख से चल सके। उनकी रचनाएं तो लोकप्रिय हुई और खूब बिकी भी थी, पर सारे लाभ रचनाओं के प्रकाश हड़प जाते थे। प्रेमचंद पर गांधी जी की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी के दृष्टिकोण का लौकिक पक्ष प्रेमचंद के उपन्यासों में इस प्रकार उभर कर आया कि सामान्य जनता के लिए वह सहज ही ग्राहक हो गए। अंग्रेजों की नीति के कारण उनके युग में वर्ग संघर्ष आरंभ हो गया। किसानों और मजदूरों के बीच संघर्ष हो रहा था। मजदूर मिल मिलकर मालिकों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। निर्धन श्रमिक पूंजीपतियों का विरोध कर रहे थे और हरिजन जातियां सवर्णों के अत्याचारों से त्रस्त थी। इन संघर्षों के कारण उनकी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। इनके समाधान के लिए समाज सुधार की आवश्यकता थी। ऐसे समय में प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के द्वारा समाज सुधार का कार्य आरंभ कर दिया। आरंभ मतलब होता है शुरू कर दिया। प्रेमचंद मेहनत मजदूरी करने वाले इस विशाल जन समुदाय के पक्षधर बने। उन्होंने अपनी रचनाओं में निर्धन की चित्कार को मुखर बनाया, उनके जीवन के चरित्र अंकित किए, उनकी समस्याओं को विचार किया और कठिनाइयों का हल सुलझाया। उनकी रचनाओं से हमारे समाज सुधारक प्रेरणा प्राप्त करते रहे। इनके द्वारा रचित उपन्यास में किसानों का अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हो जाना राष्ट्रीय जागृति का संदेश था। रंगभूमि में प्रेमचंद ने जीवन के सभी पक्षों का विशद विवेचना किया है। उसका
सूरदास तो रंगभूमि का एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने कभी हार नहीं मानी और जब हारा तो भी हंसता ही रहा। न्याय, प्रेम और सत्य भक्ति के कारण उसकी हार भी जीत बन जाती है। किसकी? तो सूरदास की। इनके उपन्यास कर्मभूमि में दलित किसानों और मजदूरों की मुखवाणी का स्वर है। इससे देश के जागृत और सजीवता के चित्र देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास गोदान तो देश की तत्कालीन परिस्थितियों का स्पष्ट दर्पण है। भारतीय नारी के आदर्श का चित्रण कर प्रेमचंद्र ने इस उपन्यास में भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। उनके सेवा सदन, गबन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि, गोदान जैसे उपन्यास एक के बाद एक प्रकाशित हुए। उन्होंने सैकड़ों कहानियाँ भी लिखी, जिनका संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रगतिशील आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने हंस और जागरण पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इन पत्रिकाओं में नए प्रगतिशील कवियों की रचनाएं छापकर प्रेमचंद्र उन्हें प्रोत्साहन देते रहे। आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये पत्रिकाएं अधिक समय तक नहीं चल सकी। तो आगे देखते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में वे भाषा की समस्या को सुलझाने में लग गए। उनका कहना था कि हिंदी और उर्दू को एक दूसरे से अलग करके 2 कोठरियों में इस तरह नहीं बंद किया जा सकता है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध ही न रहे। ऐसा करने से दोनों भाषाओं का विकास रुक जाएगा। अपने इन विचारों को स्थापित करने के लिए प्रेमचंद्र ने बड़ी भागदौड़ पर हिंदुस्तानी भाषा का उनका स्वप्न साकार नहीं हो सका। उनका स्वास्थ्य पहले से ही खराब चल रहा था। पुनः इस भाग दौड़ में उनका थका ढाला और वे बीमार पड़ गए। उनके पेट में जख्म हो गए थे, जिनका बहुत इलाज किया गया पर कोई लाभ नहीं हुआ। 8 अक्टूबर 1936 को प्रातः वे सदा के लिए सो गए। तो दोस्तों, इनका जो मृत्यु हुआ 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रेमचंद्र अपनी शिक्षा क्रम से जारी क्यों नहीं रख सके? तो इसका हो जाएगा उत्तर, प्रेमचंद्र के पिता का तबादला एक जगह से दूसरी जगह होता रहता था, इससे वे अपनी शिक्षा का क्रम जारी नहीं रख सके। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक जीवन में प्रेमचंद्र ने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किस प्रकार किया? इसका उत्तर हो जाएगा, जब प्रेमचंद्र 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। पिता ने दूसरी विवाह कर लिया, परंतु प्रेमचंद्र को विमाता से भी वह स्नेह नहीं मिला जो अपनी माता से मिलता था। तो चलिए तीसरा नंबर देखते हैं प्रश्न, प्रेमचंद्र ने किस उद्देश्य से अपने उपन्यासों और कहानियों को रचना की? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यासों और कहानियों की रचना सामाजिक कुरीतियों, सदियों की
परंपराओं और अंधविश्वासों का विरोध करने के लिए की। उन्होंने बाल विवाह का विरोध और विधवी विवाह का समर्थन किया। उनकी रचनाओं में देश प्रेम की भावना व्यक्त होती है। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं। 4 नंबर है, ऐसी 2 राजनीतिक घटनाओं को लिखिए जिनका उनके हृदय पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे अन्याय का विरोध करने के लिए तत्पर हो गए। इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सोजे वतन की सभी प्रतियां अंग्रेजी सरकार ने छीन ली और उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरी घटना यह थी कि कलेक्टर उनकी गाय को गोली मारना चाहता था। चलिए अगला नंबर देखते हैं। प्रेमचंद्र के रचनाओं के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुरुआत में प्रेमचंद्र ने देश प्रेम की कहानियाँ लिखी। ये अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध भी लिखा करते थे। प्रेमचंद्र की इस प्रकार की कहानियों का संग्रह सोजे वतन सन 1909 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1909 में हुआ था। इन्होंने उर्दू में एक उपन्यास प्रेमा लिखा। इन्होंने एक उर्दू में लिखा था उपन्यास जिसका नाम प्रेमा था। फिर सेवा सदने, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प जैसे उपन्यास एक के बाद एक प्रकाशित हुए। उन्होंने सैकड़ों कहानियाँ भी लिखी जिनका संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों आप सभी को यह हमारा कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इससे पिछले का कहानी सब देखना चाहते हैं तो कविंदर भैया प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।